नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसए प्रीलिम्स 2022 थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं सेट 10। जैसा कि आपको इस सीरीज के बारे में पता है, यूपीएससी के चेंजिंग ट्रेंड को, पैटर्न को यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट हम देखें होलिस्टिक सिलेबस हम यहाँ पे कवरेज करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। हिंदू एक्सप्रेस, योजना कुरुक्षेत्र जैसे थीम्स को या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सोर्सेज को हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं और जो भी चेंजिंग ट्रेंड है वो सब यहाँ पे करेंगे। अभी तक हम 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही होगी। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर रहे होंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल सिक्का और पीडीएफ आपको मिल जाएगा @कपिल लाइव से। चलते हैं क्वेश्चन 91 की तरफ। क्वेश्चन 91, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं, ठीक है। लगता है ABCD चारों ही बहुत ज़्यादा करेक्ट हैं, बहुत नियर ऑप्शंस लगते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द डिजायर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ दोज who exercise the power, government run according to general laws known to the people, government run by people's representative। बी तो देखो नहीं समझ में आ रहा, बी तो नहीं लग रहा है। ए, सी और डी में काफी ज्यादा क्लोज्ड यहाँ पे फाइट है, कंटेस्टेशन है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही होती है जो लिमिटेड होती है अपने फॉर्म में। लिमिटेड किस तरह से होती है? जो रूल ऑफ लॉ फॉलो करती है वही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है, अपने दायरे में रह के काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स की, तो वहां पे कैटेगोरिकली मेंशन्ड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि लिमिटेड गवर्नमेंट जो है या फिर गवर्नमेंट जो है वो अब सिटीजन्स के राइट्स का एनक्रोचमेंट नहीं करेगी। मतलब वहां पे गवर्नमेंट को ड्यूटी दे दी गई है, पार्लियामेंट को ड्यूटी दे दी गई है कि आप सिटीजन्स के राइट का एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा हर जगह लिखा है स्टेट शेल नॉट वाला फीचर। समझ में आ गया अब तो। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब वही होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। ऐसी कोई भी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाध्य होती है वो लिमिटेड होती है। विच फीचर्स एंड सोर्सेज आर रॉन्गली मैच्ड? कौन से फीचर्स और सोर्स करेक्ट मैच्ड नहीं है? कॉन्करेंट लिस्ट, जुडिशियल रिव्यू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए यहाँ पे यूएस से आएगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे रॉन्ग है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। चलते हैं प्रियम्बल की तरफ। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशो पोलिटिकल रिलीजियस जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक कल्चरल जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। बहुत सिंपल है, रिलीजियस, कल्चरल जस्टिस और सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिटिकल का जस्टिस की हमने बात नहीं करी। हमने बात की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तीनों तरह की जस्टिस की। आपको प्रियम्बल याद होगा, मैं बार बार कहता हूँ प्रियम्बल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर विच यू कैन राइट इन एस्से एज वेल। एस्से में भी आप प्रियम्बल का यूज कर सकते हैं और अदरवाइज भी प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द केस डिटरमाइंड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किस केस में कहा गया था? देखो, ए गलत है, बी में चर्चा नहीं हुई, ठीक है। सी बहुत लेट आया था, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। केशव भारती केस में कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रियम्बल में नहीं मेंशन है? कौन सा इसमें से प्रियम्बल में नहीं मेंशन है? लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल है, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात ये नहीं करता, एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ की बात करता है। याद होगा आपको, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ, ये सब लिबर्टी की बात करते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब बी नहीं है प्रियम्बल में एक ऑब्जेक्टिव। चलते हैं 96 की तरफ। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका माइंड अगर आपको पढ़ना है तो आप ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे जिससे आपको माइंड पता चल जाएगा? तो ये कहाँ से पता चलेगा? प्रियम्बल पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहे थे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे और किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन वो यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। बहुत सिंपल हो जाता है। 96 का ए, ये लादी कृष्ण अय्यर का स्टेटमेंट भी था। चलते 97 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? याद होगा आपको 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, प्रोवाइडेड आप मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं कर रहे और किसी की हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो आप अपना आर्टिकल 25 एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है?
कि जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लैंड मैनेज कर सकती हैं, लैंड ओन कर सकती हैं, सारी बातें कैसे वो अपना रिलीजन चलाएंगी। 27 कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। देखो आइडिया बस यही था कि आगे जाके सरकार किसी एक रिलीजन पे टैक्सेस ना लगा दे, डिस्क्रिमिनेशन ना करने लगे, इसलिए आर्टिकल 27 में यही दिया गया, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सेकेंड में, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू मेक हिंदू स्टूडेंट्स अटेंड क्रिश्चियन मास एट प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल। याद रखना, प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में, अगर आप आर्टिकल 28 की बात करें तो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में आपको जैसे भी चाहे पढ़ा सकते हैं, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करा सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉन्वेंट मिशनरीज ने स्टैब्लिश किया है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बिल्कुल अलाउड है। लेकिन हाँ, यही यहाँ पे टर्म होता है पब्लिक स्कूल। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई भी स्कूल जिसमें गवर्नमेंट एड आती है, वहां पे कोई भी रिलीजियस लेक्चर जो है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल जब बात आती है प्राइवेट की। जब बात आती है पब्लिक की तो ऑब्वियसली वहां पे अलाउड नहीं है। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर एस्टैब्लिश रिलीजियस ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑफर पेमेंट टू न्यू कन्वर्ट्स। बिल्कुल है, नए कन्वर्जन के लिए आप कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। कोई पर्सन खुद से कन्वर्ट होना चाहता है किसी रिलीजन में तो वो तो अलाउड है, लेकिन आप पैसे देके, मॉनेटरी बेनिफिट से, अदर काइंड ऑफ बेनिफिट्स देके आप नहीं कराएंगे किसी का कन्वर्जन, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 1 एंड 3 दोनों करेक्ट हैं, सेकंड यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो 27 को मैंने आपको बता दिया। 27 के बारे में आगे 28 भी देख लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल है तो कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। चलते हैं रिट्स पे। रिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 तरह की रिट्स हैं। अब यहाँ पे एक रिट है, मैंडेमस कैन बी इशूड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। मैंडेमस क्या होती है? मैंडेमस कहती है डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो। अब ये रिट किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है? इट कैन बी इशू अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर एनी एक्ट कमिटेड ड्यूरिंग देयर टर्म, अगेंस्ट अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड बाय द स्टेट, अगेंस्ट एन इंफीरियर ट्रिब्यूनल, अगेंस्ट द स्टेट। याद रखना, आर्टिकल 361 में क्लियरली मेंशन है कि गवर्नर, राज प्रमुख, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर, मतलब उन पे कोई ऑर्डर नहीं चलाया जा सकता। तो ये रिट जो है ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में नहीं इशू की जा सकती। तो फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग होने की वजह से अब आप देखेंगे यहाँ पे ये भी अब आपके पास बचता है, अगेंस्ट अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड बाय स्टेट। बिल्कुल, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है जो सरकार के लिए काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप रिट ला सकते हैं। 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। चलते हैं अगला। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? A.K. Gopalan versus State of Madras, the Supreme Court ruled that a competent legislature is entitled to lay down any procedure for the deprivation of personal rights, personal liberty. It is not subject to judicial review. A.K. Gopalan में यही कहा था कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं, हम करते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया और वो किसी के फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है तो हम उस लॉ को मानेंगे, क्योंकि हम तो प्रोसीजर की बात देखते हैं। प्रोसीजर पार्लियामेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट ने प्रोसीजरल वे में उस लॉ को पास किया। अब 21 आर्टिकल अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओवर द टाइम मनेका गांधी केस में बोला गया कि हाँ, वी ऑल्सो दिस आर्टिकल 21 ऑल्सो अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस आर्टिकल को एनफोर्स करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस इशू करनी पड़ती है। दिस मस्ट वर्क इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 20 एज वेल। देखो, इसके लिए मैंडेमस नहीं लानी पड़ती, इसके लिए लानी पड़ती है हिबिस कॉर्पस। हिबिस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू करानी पड़ती है आर्टिकल 21 के एनफोर्समेंट के लिए। तो थर्ड रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग हो जाने से अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। मस्ट वर्क इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 20, तो कहा जाता है कि आर्टिकल 20 से इसका लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो 20 और ये दोनों अपने अपने केस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। उल्टा इट मस्ट वर्क इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19, बिकॉज यूजुअली कहा जाता है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो भी एक तरह से राइट टू लाइफ है, क्योंकि भाई ह्यूमन और एनिमल में ये डिफरेंस होता है ना कि ह्यूमंस के पास स्पीच होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, वो एक स्पीच के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं, एनिमल्स नहीं रख सकते, जबकि हैं दोनों ही लिविंग बीइंग्स। चलते हैं क्वेश्चन 100 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के केस में कौन सा इसमें से ट्रू है? Simon Commission was rejected by nationalist leaders as it rejected the enactment of fundamental rights. बात सही है। Bill of Rights enumerates the various rights available to citizens and is present in US and South African Constitution. Bill of Rights US citizens, South African citizens, इन सब क्या पे है?
इंडिया शेयर्स द राइट टू प्राइवेसी विद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है, हमने बहुत लेट लाए, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट है। देन उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन और है कि दिस इज अ रिपीटिशन, ये 4 होगा। इट वाज मोतीलाल नेहरू फर्स्ट डिमांडेड बिल ऑफ राइट्स इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सारे करेक्ट हैं, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, यूपीएससी भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। मिलेंगे अगले सेट में, सेट 11 में आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते रहिए सीरीज को, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।